जय हिंद, वंदे मातरम। मैं सुबोही खान। बहुत दिनों से सोच रही थी कि हिंदी मराठी कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है या जो नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है, उस पर एक वीडियो बनाऊं। सबसे पहले तो मन में ये विचार आता है कि हिंदी भी हमारी, मराठी भी हमारी, तो फिर ये कॉन्फ्लिक्ट किस चीज़ का? देखिए, ये कॉन्फ्लिक्ट जानबूझकर क्रिएट किया जा रहा है, क्योंकि एक नैरेटिव चल रहा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ साउथ इंडिया। भारत को खंड-खंड तोड़ने के लिए, साउथ इंडिया को नॉर्थ इंडिया से अलग स्थापित करने की, अलग एस्टैब्लिश करने की और वहाँ के लोगों में एक सेपरेटिज़्म की फीलिंग डालने के लिए ये नैरेटिव चलाया जा रहा है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय ताकतें भी इन्वॉल्व हैं और हम लोगों को इसके बारे में बहुत जल्दी सतर्क हो जाना चाहिए बिफोर इट गेट्स टू लेट। मेरे गुरुजी आदरणीय श्री केएन गोविंदाचार्य जी कहते हैं कि 4 कारक भारत के भू-मनोविज्ञान को प्रभावित करते हैं: भाषा, जाति, क्षेत्र और संप्रदाय। अगर ये 4 कारक आपस में बँटे हैं, तो हम लोग आपस में लड़ते रहेंगे और भारत को कमज़ोर बनाने में जो एंटी नेशनल फ़ोर्सेस हैं, वो सफल हो जाएँगी। और अगर ये 4 कारक आपस में एक रहे, तो कोई भी एंटी नेशनल फ़ोर्स हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। और ये चारों कारक हमारी साइकोलॉजी को इफ़ेक्ट करते हैं, यानी कि इमोशनली अगर हम लोगों को परेशान करना है, आपस में लड़ाना है या डराना है, तो इन चारों में से कोई ना कोई एक चीज़ इस्तेमाल की जाती है। तो हम भाषा के नाम पे ना बटें, इसलिए मैंने आज ये वीडियो बनाई है। क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है? ये तो मैंने आपके सामने शेयर किया। नाउ लेट मी शेयर सम फैक्ट्स विद यू। हम सभी लोग जानते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जो एम्पायर था, जो साम्राज्य था, वो महाराष्ट्र से लेकर तमिलनाडु तक था और हर 20 कोस पर उन्होंने ट्रांसलेटर्स लगाए हुए थे। बिकॉज़ द मेन मोटिव वाज़ टू कम्युनिकेट विद पीपल, टू इंटरैक्ट विद पीपल। हर 20 कोस पे ट्रांसलेटर लगाए हुए थे, उस जगह की भाषा, उस जगह की एक्सेंट, डायलेक्ट के अनुसार, ताकि वहाँ के लोग शासन की, एडमिनिस्ट्रेशन की बात को समझ पाएँ और अपनी समस्या उन तक रख पाएँ। तो हर 20 कोस पे ट्रांसलेटर लगाने का क्या मतलब है? दैट देयर वाज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ अ स्टेट लैंग्वेज। स्टेट लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट भारत में कभी नहीं था, क्योंकि भारत कभी भी स्टेट सेंटर्ड सोसाइटी थी ही नहीं। भारत विलेज सेंट्रिक था, ग्राम सेंट्रिक था। गाँव हमारे समाज के, हमारे राष्ट्र के सबसे स्मॉल यूनिट हुआ करते थे। और लिंग्विस्टिक स्टेट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो 1950s के बाद जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना, उसके बाद लिंग्विस्टिक स्टेट्स का या किसी स्टेट की एक लैंग्वेज होगी, ये कॉन्सेप्ट भारत में आया। और स्टेट एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हुआ करता था, रजवाड़ों की सेंस में या कॉलोनियलिस्ट्स की सेंस में। जैसे गोवा पुर्तगीज़, पौंडीचेरी फ्रेंच और शेष भारत ब्रिटिश। तो ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बना दिए गए थे एक विदेशी चश्मे से देखते हुए। सो दिस वाज़ नेवर अ भारत सेंट्रिक आइडिया कि किसी एक स्टेट की एक लैंग्वेज होगी। भारत में हमेशा हमें बताया जाता था 5 कोस पर बदले पानी, 10 कोस पर बदले बाणी। क्योंकि हम ज्योग्राफिकली, जियोलॉजिकली, प्रकृति द्वारा, कुदरत द्वारा इतनी डाइवर्स सोसाइटी हैं कि हर 10 कोस पर, 20 कोस पर भाषा बदल जाती थी। और आज भी भारत में वही है। और ये होने के बावजूद हम लोग, इतनी डाइवर्स सोसाइटी होने के बावजूद हम लोग लैंग्वेज के ऊपर लड़ रहे हैं। ये बड़ी सोचने वाली बात है, तो इस पर हम थोड़ा-सा इंट्रोस्पेक्ट करें, क्योंकि जैसा मैंने आपसे बताया कि 10 कोस पर, 20 कोस पर भाषा, डायलेक्ट भारत में बदलती है। तो इस चीज़ का इस्तेमाल करके हमें बाँटने की कोशिश की जा रही है और भाषाएँ किसी भी जगह की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार जन्म लेती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे गुरुजी कहते हैं कि जहाँ पर रेगिस्तान नहीं होगा, वहाँ पर हरे-भरे जंगलों की, बाग-बगीचों की कल्पना कैसे होगी? तो किसी भी जगह की जो हिस्ट्री है, किसी भी जगह की जो कुदरत है, जो प्रकृति है, जो ज्योग्राफ़ी है, जो भूगोल है, वो उस जगह की भाषा को प्रभावित करता है। क्योंकि ध्वनि से शब्द बनते हैं, शब्द से अर्थ बनते हैं। मेरे गुरुजी का कहना है कि भारत में भाषाएँ अनेक हैं, लेकिन भाव एक है और भाव में ही भारत है। भाषाएँ अभिव्यक्ति के लिए अनेक हैं, अलग-अलग हैं और वो मूलतः भूगोल की देन है। वो किसी स्टेट की देन नहीं है। अलग-अलग और इवन जो आज के समय में हम अपनी जो स्टेट्स पॉलिटिकल मैप में जो स्टेट्स देखते हैं, वो भी बहुत सारे पॉलिटिकल कारणों से बनी हैं। तो हम कल्चर को पॉलिटिक्स से मिक्स करके कन्फ्यूज़ ना हों और भाषा के नाम पर आपस में ना लड़ें। भाषाएँ कम्युनिकेट करने का एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है, एक ज़रिया है, एक संवाद का एक मीडियम है, संघर्ष का या स्ट्रगल का या एलिगेशन का या अहंकार का मुद्दा नहीं है और इसको हम अपने बीच में एक लड़ाई का मुद्दा ना बनने दें, ऐसे मेरा आग्रह है। और एक सॉल्यूशन जो मुझे समझ आता है वो ये है
कि जब नॉर्थ-साउथ डिवीज़न भारत में क्रिएट करने की कोशिश की ही जा रही है, तो हम उसको पाटने के लिए क्या कर रहे हैं, इस पर भी हम थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन करें। जैसे हमारे बहुत प्रसिद्ध लेखक, साहित्यकार, कहानीकार मुंशी प्रेमचंद जी, पूरे भारत में उनका बहुत सम्मान किया जाता है। वो नॉर्थ इंडिया के लेखक थे, लेकिन उनकी सबसे ज़्यादा ट्रांसलेशंस तमिल में और केरल में हुई हैं। लेकिन हम लोग नॉर्थ इंडिया में कहीं न कहीं साउथ इंडिया के लिटरेचर को या साउथ इंडिया के जो स्कॉलर्स हैं, उनको शायद वो सम्मान, वो जगह देने में कहीं न कहीं असमर्थ रहे हैं। जैसे एक बहुत फ़ेमस उपन्यासकार तमिलनाडु के अखिलन, कितने लोग नॉर्थ इंडिया में उनको जानते हैं। जैसे तमिल के एक बहुत ही फ़ेमस नीति शास्त्र के स्कॉलर हैं तिरुवल्लुवर, उनको कितने लोग नॉर्थ इंडिया में जानते हैं। तो हम लोग भी उस डिवाइड को कम करने के लिए जो साउथ के वर्क्स हैं, साउथ के जो स्कॉलर्स हैं, उनके जो स्कॉलरली वर्क्स हैं, उनको हम लोग अपनी भाषाओं में ट्रांसलेट करके नॉर्थ इंडिया में भी उनका प्रमोशन करें, जिस तरह से मुंशी प्रेमचंद का प्रमोशन तमिल में और केरल में हुआ है। और दूसरा सॉल्यूशन मुझे ये नज़र आता है कि जब हम किसी भी रीजनल लैंग्वेज को हिंदी से कंपेयर करते हैं, तो इसलिए भी कॉम्पिटिशन आता है क्योंकि हिंदी भी एक नई लैंग्वेज है। तो उन लोगों को ये लगता है कि ये भी एक लैंग्वेज है और हम भी एक लैंग्वेज हैं, तो व्हाई आर यू प्रमोटिंग दिस स्पेसिफिक लैंग्वेज एज़ अ नेशनल लैंग्वेज? तो वो क्लैश आपस में ना हो, उसके लिए एक सॉल्यूशन मुझे समझ आता है कि हम अपनी मातृभाषा के तौर पर संस्कृत को स्थापित करें, संस्कृत को अपनाएँ। क्योंकि जो भी रीजनल लैंग्वेजेज़ हैं, जो भी अलग-अलग भाषाएँ भारत में अलग-अलग जगह बोली जा रही हैं, उन सब की सोर्स संस्कृत है। अगर आप महात्मा बुद्ध की तरफ जाते हैं तो पाली का भी सोर्स संस्कृत है, हिंदी का भी सोर्स संस्कृत है, इवन उर्दू का भी सोर्स संस्कृत है। और बाकी जो भी रीजनल लैंग्वेजेज़ हैं इवन साउथ इंडिया में आप जाइए, तो भले ही उनकी लैंग्वेज अलग है, लेकिन जब वो ग्रंथ पढ़ते हैं, जब वो मंदिरों में जाते हैं, जब वो मंत्रोच्चारण करते हैं, जब वो वेदों के मंत्र पढ़ते हैं, तो वो वही संस्कृत इस्तेमाल करते हैं। तो संस्कृत से एक इमोशनल जुड़ाव भारत के हर रीजन के व्यक्ति को, हर रीजनल लैंग्वेज बोलने वाले व्यक्ति को संस्कृत से जुड़ने में वो समस्या नहीं होगी क्योंकि कल्चरली भी और हिस्टोरिकली भी ये सब मानते हैं कि संस्कृत इज़ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज और अगर हम उसको एज़ अ नेशनल लैंग्वेज स्थापित करें और बाकी सारी रीजनल लैंग्वेजेज़ को उससे कनेक्ट करके आगे का रास्ता बनाएँ, तो मुझे लगता है कि ये जो डिवीज़न भाषा को इस्तेमाल करके देश में किया जा रहा है, इसको हम ख़त्म करने में, इससे लड़ने में और इससे जीतने में बहुत हद तक सक्सेसफुल होंगे, ऐसा मेरा मानना है। एक बार फिर हाथ जोड़कर आप लोगों के सामने ये अपील करने आई हूँ कि भाषा, जाति, क्षेत्र और संप्रदाय के नाम पर हम लोग ना बटें। जय हिंद, वंदे मातरम।